हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड विद पीआरएम। मैं हूं प्रियंका। डे 38 है। न्यूज़पेपर फ्रेजेस, एडवांस वोकेबलरी, सारे फ्रेजेस और वोकेबलरी एक्सप्रेशन न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। हमारा पहला आज का वर्ड है डायाट्राइब। डायाट्राइब वर्ड जो होता है, इसका अर्थ होता है तीखा भाषण या कटु आलोचना। देखो, अगर वर्ड को हम तोड़े ना तो DIA, डाया एक प्रीफिक्स होता है और डाया का अर्थ होता है पूरी तरह से या अलग तरह से, ठीक है। और यहीं पे ट्राइब जो हो जाता है उसका अर्थ हो जाता है समूह और जनजाति। लेकिन जब ये सेम वर्ड यूज होता है डायाट्राइब, तो इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या किसी की व्यक्ति की विचार या कोई व्यवस्था के खिलाफ बहुत गुस्से में की गई लंबी और तीखी क्रिटिसिज्म, मतलब एंग्री क्रिटिसिज्म या तीखी आलोचना, या कोई स्पीच जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म से भरा हो, तो उसे हम डायट्राइब बोलेंगे। इसमें बोलने वाला केवल सामान्य शिकायत नहीं करता, मतलब नॉर्मल कंप्लेन नहीं करता है, बल्कि करे और कटु शब्दों में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक करता है, तो उसको हम डायाट्राइब कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एन एंग्री स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। ठीक है, ये समवन भी हो सकता है और समथिंग भी हो सकता है। किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं अ बिटर डायाट्राइब, अ लेंदी डायाट्राइब, लंबी तीखी आलोचना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, His article was a diatribe against social media। उसका जो लेख है, उसकी जो आर्टिकल है, वो सोशल मीडिया के खिलाफ तीखी आलोचना था, मतलब खिलाफ बोला गया था, उसको क्रिटिसाइज किया गया था। अगर मैं बोलना चाहूँ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कि वह हर बार सरकार के खिलाफ गुस्से में लंबी आलोचना करता रहता है, मतलब क्या कि वह हर बार गवर्नमेंट के खिलाफ डायट्राइब करता रहता है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है, इट्स अ इडियम, ईट माई हार्ट आउट। जब भी आप ये एक्सप्रेशन, ये इडियम देखो कि ही ईट माई हार्ट आउट, ईट मतलब खाना, माई मतलब मेरा, हार्ट मतलब दिल, और आउट मतलब पूरी तरह। लेकिन इसका जब ये इडियम है, इसका अर्थ होता है बहुत दुखी होना या जलना, कूढ़ना। मतलब ईट माई हार्ट आउट का लिटरली मीनिंग जो होता है वो मेरे दिल खा जाओ नहीं है। इडियम के रूप में इसका अर्थ है बहुत दुखी, परेशान और खासकर ईर्ष्यालु होना। खासकर जब कोई व्यक्ति ऐसी सफलता, ऐसी सक्सेस पा लेता है जो आप पाना चाहते थे, ठीक है, तो वहाँ पर जब जलते हो, कूटते हो, दुखी होते हो, तो वहाँ पर ईट माई हार्ट आउट का हम यूज़ करते हैं टू फील वेरी अनहैप्पी और जेलस बिकॉज समवन हैज़ समथिंग यू वांटेड। किसी के पास वो चीज़ है जो तुम चाहते थे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, शी वॉज ईटिंग हर हार्ट आउट when her friend won the competition। जब उसकी दोस्त ने, उसकी फ्रेंड ने प्रतियोगिता जीती, कंपटीशन जीता, तो वो बहुत दुखी और जेलस हो गई, ईर्ष्यालु हो गई। यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है। मैं अगर डेली कॉन्वर्सेशन की बात बोलूँ तो जैसे उसे नई नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो ईट हर आउट हो गई। मतलब क्या हो गया कि बहुत दुखी हो गई, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, मतलब वो उसे नौकरी नहीं मिली इसलिए वो दुखी हो गई। नेक्स्ट है ईट से ही रिलेटेड इडियम, इट्स अ ईट अवे एट। ईट अवे एट अगर कहीं पे भी आप देखो तो इसका अर्थ होता है धीरे धीरे कमज़ोर करना या अंदर ही अंदर परेशान करना, ठीक है। आप तो जानते हो ईट का क्या अर्थ होता है, खाना या नष्ट करना भी होता है, ठीक है। अवे का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे या लगातार। अवे एडवर्ब होता है, ठीक है। एट तो आपको पता है पर को प्रीपोजिशन होता है, ईट अवे एट। तो जब ईट अवे एट का हम यूज़ करते हैं इन ईडियम, तो इसका अर्थ होता है धीरे धीरे कमज़ोर करना या अंदर ही अंदर परेशान करना। तो किसी चीज़ को जब धीरे धीरे नुकसान पहुँचता है या किसी व्यक्ति को अंदर ही अंदर परेशान होते रहता है, ट्रबल होता है कंटिन्यूसली, तो यह फिजिकल चीज़ों और इमोशंस दोनों के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं ईट अवे एट, ठीक है। स्लोली कॉजेज डैमेज, वरी और पेन। जैसे ईट अवे एट कॉन्फिडेंस, मतलब क्या हुआ, आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करना। अगर ऐसा बोला जा रहा है ईट अवे एट समवन्स माइंड, किसी को अंदर ही अंदर परेशान करना, या ईट अवे एट सेविंग्स, मतलब बचत को धीरे धीरे खत्म करना। तो इस तरह से हम कोलोकेशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बोलें कि वह चिंता मुझे ईट अवे एट कर रही है, मतलब क्या हुआ, अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। एग्जाम्पल है, द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म एट अवे एट हर कॉन्फिडेंस। लगातार जो क्रिटिसिज्म ने, लगातार जो उसकी आलोचना हो रही है, उस
उसके आत्मविश्वास को क्या कर धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ स्कॉर्चिंग कंडीशन। स्कॉर्चिंग कंडीशन क्या होता है? स्कॉर्चिंग वर्ड जो होता है ना, वो हीट के लिए जनरली यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जलती गर्मी जो होती है ना उसके लिए। तो स्कॉर्चिंग कंडीशन अगर कहीं पे है तो ये एज अ फ्रेज़ है, मतलब एडजेक्टिव। स्कॉर्चिंग मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। कंडीशन तो आप जानते हो नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन बिकम्स फ्रेज। सो स्कॉर्चिंग कंडीशन, झुलसा देने वाली स्थिति भी बोल सकते हो, या बहुत गर्म मौसम, ऐसा वेदर जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, ऐसी स्थिति जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अ सिचुएशन या अ सिचुएशन विथ एक्सट्रीमली हाई एंड अनकंफर्टेबल हीट। तो स्कॉचिंग कंडीशन का मतलब ऐसी बहुत तेज़ गर्मी वाली स्थिति, ऐसी हॉट कंडीशन है जिसमें गर्मी जो होती है ना असहनीय होती है, मतलब कि उसे सहा नहीं मतलब सहने में बहुत मुश्किल हो, या झुलसा देने वाली गर्मी हो। तो यह फ्रेज जो है खासकर आप जनरली वेदर टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, स्कॉचिंग कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल है द प्लेयर्स स्ट्रगल्ड इन द स्कॉचिंग कंडीशन, मतलब कि जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उन खिलाड़ियों को झुलसा देने वाली गर्मी में काफ़ी परेशानी हुई। नेक्स्ट वन इज़ बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पर अगर ये फ्रेज दिया हुआ है बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक, तो इसका क्या अर्थ है, क्या हम समझेंगे उसका मीनिंग। देखो, बैलेंस्ड मतलब क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। प्रैग्मेटिक का अर्थ होता है वहीं पर व्यवहारिक है, बिहेवियरल है, ठीक है। बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक जो मिलता है तो फ्रेज बनता है और उसका अर्थ होता है संतुलित और व्यवहारिक। तो बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक का मतलब है ऐसा व्यक्ति, ऐसी विचार, ऐसा डिसीजन, ऐसा ओपिनियन, ऐसा निर्णय जो न तो किसी एक पक्ष की तरफ झुका हो, मतलब बैलेंस्ड है, और न ही केवल आदर्श या भावनाओं पर आधारित हो, मतलब कि सिर्फ प्रिंसिपल और इमोशन पर आधारित नहीं हो, मतलब वो वास्तविक रियल लाइफ से रिलेटेड हो, या वास्तविक परिस्थितियों को देखकर एक व्यवहारिक समाधान हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो। तो वहाँ पर हम बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक फ्रेज का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाओ, मतलब क्या है, संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये डिसीज़न जो ले रहे हो वो मतलब इट शुड बी बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक, मतलब कि संतुलित और व्यवहारिक होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, वी नीड अ बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम। हमें इस समस्या, इस प्रॉब्लम के लिए संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण चाहिए, ठीक है, अप्रोच चाहिए। नेक्स्ट वन इज प्रोपोनेंट का क्या अर्थ है? प्रोपोनेंट नाउन है, फ्रेजल पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रोपोनेंट का अर्थ होता है समर्थक या पक्षधार, जो पक्ष धरता हो। धरता मतलब पक्ष धरना, मतलब किसी का पक्ष लेना, ठीक है। तो समर्थक, पक्षधार। तो प्रोपोनेंट उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी विचार, किसी पॉलिसी, किसी नीति, किसी प्रोजेक्ट, कोई योजना, कोई चेंज का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, और अक्सर उसके पक्ष में लॉजिक भी देता है, तर्क भी देता है, यानी जो किसी आइडिया के फेवर में हो तो उसे हम प्रोपोनेंट बोलते हैं। जैसे समवन हु सपोर्ट्स एन आइडिया, प्लान और कॉज, नॉट काउज, इट्स अ कॉज, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो समवन हु सपोर्ट्स एन आइडिया, प्लान और कॉज। जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ रिफॉर्म, मतलब सुधार का प्रबल समर्थक, ऐसे आपने सुना होगा। या वोकल प्रोपोनेंट ऑफ चेंज, बदलाव का मुखर समर्थक, ठीक है, मतलब जो वोकल है, बोलता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ वुमेंस एजुकेशन। वो जो है वह महिला की एजुकेशन की प्रबल समर्थक है, मतलब सपोर्ट करती है कि वुमेन का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ऑन अ व्हिम। ऑन अ व्हिम का अर्थ है अचानक मन में आया या बिना सोचे। जैसे अभी मैं बैठी हुई हूँ, अचानक से मुझे मन में आया कि मैं मार्केट जाऊँ, ठीक है, मैं उठी और मार्केट चली गई। मैंने सोचा नहीं कि मुझे मार्केट जाके क्या करना है, मेरा मन किया कि मैं मार्केट जाऊं और मैं चली गई। ये है मतलब, ठीक है। ऑन अ व्हिम मतलब क्या हुआ कि बिना पहले से योजना बनाए, अचानक, कोई प्लान नहीं है, अचानक मन में आई बात, मन में एक इच्छा आई और उस इच्छा के कारण कुछ करना, मतलब डूइंग समथिंग सडनली ऑन एन इम्पल्स, ठीक है। तो इसमें अक्सर जो है ना, व्यक्ति बिना ज़्यादा सोचे तुरंत फैसला ले लेता है। तो ऑन अ व्हिम जब भी कहीं पे आप देखो तो इसका अर्थ होता है कि ये सडनली
डिसीज़न लिया गया है, सोचा गया है, ठीक है। जैसे अचानक मन में आया और बिना सोचे वो काम कर दिया गया, तो उसे हम ऑन अ whim बोलेंगे। यू डू इट सडनली बिकॉज यू सडनली फील लाइक डूइंग इट। जैसे आई बॉट दिस ड्रेस ऑन अ whim। मैं अगर बोलूँ कि अगर मुझे कोई पूछा कि कहाँ से तुमने ये ड्रेस लिया, कैसे लिया, क्या लिया, तो मैं अगर बोल दूँ कि मैंने ये ड्रेस अचानक मन किया और मैंने ख़रीद लिया, तो आई वॉट दिस ड्रेस ऑन अ whim, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। जैसे ये मैंने ये फ़ोन ऑन अ whim खरीद लिया, मतलब कि मैंने जैसे ही मैं बोल रही हूँ या कोई बोल रहा है कि मैंने ये काम किया ऑन अ whim, मतलब कि अचानक मन किया, प्लान नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ गफॉर्ड। गफॉर्ड, गफॉर्ड जो वर्ड है, देखो ये ईडी लगा है ना, ये पास्ट हो जाता है वर्ब का। मेन इसका वर्ड है गफॉ। गफॉ का अर्थ क्या होता है? गफॉ का अर्थ होता है कि जैसे आप बोलते हो ना, ठहाका लगाना, ठीक है, जोर से हंसना, जोर से मतलब लाउडली। तो और यहीं पे जब ईडी लग गया तो ठहाका जोर से हंसा, ही गफॉर मतलब वो जोर से हंसा, और गफॉ मतलब जोर से हंसना। तो इसका अर्थ होता है जोर से हंसा, लाफ लाउडली एंड सडनली। तो बहुत जोर से या खुलकर ठहाका लगाकर हंसना, लाफ लाउडली। और ये जो है ना, सामान्य नॉर्मली लाफ से ज़्यादा तेज़ और जो ज़ोरदार हंसी को एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है, प्रेजेंट करता है। मतलब कि आप जोर से हंसते हो ना, तो उसको हम गफॉर्ड बोलते हैं, तो नॉर्मल लाफ नहीं बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही गफॉर्ड एट द जोक, वो मजाक सुनकर जोर से ठहाके लगाने लगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि पापा मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर ठहाका लगाकर हंसने लगे, तो यहाँ पे हम गफॉर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। सभी लोग उसकी फ़नी स्टोरी पर गफॉर्ड किए, मतलब क्या कि सभी लोग उसकी फ़नी स्टोरी को सुनकर जोर से हंसने लगे। हम इस तरह से इस वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज, और ये लास्ट है, फ्रेज है, सोशलिस्ट सर्च। देखो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत यूज़ करते हैं ना सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का अर्थ होता है हिंदी में समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब हिंदी होता है समाजवादी, और समाजवादी का इंग्लिश होता है सोशलिस्ट। मतलब अक्सर होता क्या है समाजवादी, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। देखो समाजवादी मतलब ऐसे ही, जैसे अगर मान लो कहते हैं कि वो जो पार्टी है ना, वो सोशलिस्ट पार्टी है, तो समाजवादी ऐसा व्यक्ति जो मानता है, जैसे ये सोशलिस्ट है, ये पार्टी सोशलिस्ट है, तो वो पार्टी के बारे में बोला जा रहा है कि वो ऐसी पार्टी है जो मानता है कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो समाज की मतलब कि जो चीज़ें हैं प्रेजेंट, और जो फैसिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, उनका लाभ सिर्फ अमीर लोगों को नहीं बल्कि सभी लोगों को मिलना चाहिए। तो जो इस चीज़ का सपोर्ट करता है उसे हम सोशलिस्ट बोलते हैं। मतलब सुविधाएं और अपॉर्चुनिटी अवसर ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका लाभ मिले और गरीब अमीर के बीच बहुत अंतर ना रहे। तो इस तरह की सोच वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम सोशलिस्ट बोलते हैं, या पार्टी जो होती है उसे सोशलिस्ट बोलते हैं। सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब होता है अचानक जो बढ़ोतरी होती है या उभार होता है, ठीक है। सोशलिस्ट समझ में आया, सर्च समझ में आया। अब दोनों जब मिलते हैं तो फ्रेज बनता है, और इसका अर्थ होता है समाजवादी उभार या समाजवादी लहर, ठीक है। अ सडन एंड सिग्निफिकेंट राइज इन सपोर्ट फॉर सोशलिस्ट आइडियाज़ और पार्टीज। मतलब क्या हो गया कि समाजवादी विचारों, पार्टी या आंदोलनों के समर्थन में अचानक जो बढ़ोतरी होती है, रैपिड राइज होती है। और ये फ्रेज जो होता है ना, आमतौर पर राजनीति और चुनावों के कॉन्टेक्स्ट में आप जनरली यूज़ होता हुआ देखोगे। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, द इलेक्शन विटनेस्ड अ सोशलिस्ट सर्च। मतलब कि जो चुनाव है, चुनाव में समाजवादी विचारों के समर्थन में तेज सर्च मतलब तेज बढ़ोतरी या तेज उबार देखने को मिला। तो ये हमारा आज का लास्ट फ्रेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।